अगर हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां स्टेशन से एक विशालकाय भारी भरकम ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते हुए निकल रही है। हम्म। एक आम सा दृश्य लगता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। उस ट्रेन के इंजन से कोई काला दमघोटू धुआं बाहर नहीं निकल रहा है। अच्छा। जी। और हवा में डीजल जलने की वो जानी पहचानी गंध भी बिल्कुल नहीं है। इंजन से जो बाहर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पानी की भाप है। अरे वाह। मतलब इतनी शुद्ध और साफ भाप कि सैद्धांतिक रूप से अगर उसे ठंडा करके एक गिलास में भर लिया जाए तो उसे सीधे पिया जा सकता है। ये तो वाकई एक ऐसा दृश्य है जो सदियों से चली आ रही रेल यात्रा की उस पूरी छवि को पलट कर रख देता है। बिल्कुल पलट देता है। मतलब हमने हमेशा से यही सच मान लिया था ना कि अगर भारी मशीनरी है तो वहां शोर, धुआं और प्रदूषण तो होना तय है। एकदम सही बात है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब ये सिर्फ कोई विज्ञान कथा या साइंस फिक्शन नहीं रह गया है। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हम ठीक इसी विषय की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास जो आज के स्रोत और नोट्स हैं वो भारतीय रेलवे के एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम के बारे में है। भारतीय रेलवे अब जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता को खत्म करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक की ओर मुड़ रहा है। जो कि एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे भारत अब केवल कागजी रिसर्च से बाहर निकलकर इस स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा को असली पटरियों पर उतार रहा है। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले इसे बड़े परिदृश्य में देखना बहुत जरूरी है। वो कैसे? देखिए, दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक का जीरो कार्बन भविष्य की ओर मुड़ना ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है। सही कहा। ये परिवहन के पूरे ढांचे को फिर से परिभाषित करने जैसा है। एक बहुत ही साहसिक कदम है ये। तो हम चलिए इस तकनीक के एकदम दिल में उतरते हैं, क्योंकि सबसे पहला और बड़ा सवाल जो किसी के भी मन में आएगा वो यही है कि अगर धुआं नहीं है, मेरा मतलब है अगर कुछ जल ही नहीं रहा है, तो इस हजारों टन वजनी ट्रेन को खींचने की ताकत आखिर आ कहां से रही है? बहुत ही लाजमी सवाल है। है ना? एक पारंपरिक डीजल इंजन में तो हम जानते हैं कि ईंधन जलता है, छोटे छोटे विस्फोट होते हैं और उससे पिस्टन चलते हैं। यहां अंदर आखिर चल क्या रहा है? दिलचस्प बात यही है कि इस ट्रेन में कंबस्शन यानी जो जलाने की प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह से गायब है। एक सेकंड, पूरी तरह से? हाँ बिल्कुल। यहाँ आग या विस्फोट का कोई काम ही नहीं है। इसकी बजाय ये ट्रेन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया का उपयोग करती है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया? हाँ, अगर हम इसे बहुत ही बुनियादी रूप में समझें तो ये ट्रेन खुद में एक चलता फिरता पावर प्लांट है जो चलते चलते अपनी बिजली खुद बना रहा है। अरे, अपनी बिजली खुद बना रहा है? तो वो कैसे? क्योंकि बिना आग के इतनी भारी ऊर्जा पैदा करना, इसके पीछे का विज्ञान थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा। बिल्कुल। इसे ऐसे समझते हैं, इस ट्रेन के अंदर ऑनबोर्ड टैंक होते हैं। ठीक है। उन टैंकों में कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस को बहुत ही उच्च दबाव पर स्टोर किया जाता है। फिर इस गैस को एक बेहद खास जगह पर भेजा जाता है जिसे फ्यूल सेल स्टैक कहते हैं। अच्छा, फ्यूल सेल स्टैक मतलब ये इस पूरी मशीन का इंजन रूम हुआ एक तरह से? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और असली जादू इसी स्टैक के अंदर होता है। यहाँ जो हाइड्रोजन गैस है उसे बाहर की हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलाया जाता है। हवा वाली ऑक्सीजन? लेकिन ये कोई आम मिलावट नहीं है। फ्यूल सेल के अंदर एक खास मेम्ब्रेन या कह लीजिए एक झिल्ली होती है। झिल्ली, ठीक है। जब हाइड्रोजन के अणु इस झिल्ली से गुजरने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मजबूरन अपने इलेक्ट्रोड छोड़ने पड़ते हैं। ओहो, और जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉनों का बहना ही तो बिजली है। एकदम सही पकड़े। वे छोड़े गए इलेक्ट्रॉन एक बाहरी सर्किट से होकर बहने लगते हैं जिससे एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। क्या बात है! और यही वो करंट है जो सीधे ट्रेन की ट्रैक्शन मोटर्स में जाता है और पहियों को घुमाता है। समझ गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद जब वे इलेक्ट्रॉन सर्किट पूरा करके वापस आते हैं तो वे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना देते हैं। यानी पानी की भाप? बिल्कुल, सिर्फ पानी की भाप। तो अगर मैं इसे एक आसान एनालॉजी में ढालूं तो ये कोई इंजन है ही नहीं, ये एक विशालकाय पहियों पर चलने वाली बैटरी है। हाँ, बहुत सटीक तुलना है। लेकिन एक ऐसी बैटरी जिसे प्लग में लगाकर चार्ज करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक बेहद शांत रासायनिक हैंडशेक हो रहा है। बिल्कुल, रासायनिक हैंडशेक। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलने के लिए बेताब है और हम बस उस बेताबी का इस्तेमाल करके बीच में से बिजली निकाल रहे हैं।
ये इस प्रक्रिया को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। और चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ भी जल नहीं रहा है, इसलिए कोई ऊष्मा या भयंकर शोर पैदा नहीं होता। इसका मतलब ये पारंपरिक इंजनों की तुलना में कहीं ज्यादा ऊर्जा कुशल भी है। बहुत ज्यादा। डीजल इंजन में जो ईंधन जलता है, उसकी आधी से ज्यादा ऊर्जा तो सिर्फ गर्मी और शोर पैदा करने में बर्बाद हो जाती है। सही बात है। लेकिन फ्यूल सेल में होने वाला ये केमिकल कन्वर्जन बहुत ही शांत है और इसका एमिशन प्रोफाइल पूरी तरह से जीरो कार्बन है। ये विज्ञान के नजरिए से तो बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? देखिए, इंजीनियरिंग का एक बुनियादी नियम होता है कि जब कोई बिल्कुल नई और जटिल तकनीक बनाई जाती है तो सबसे पहले एक छोटा प्रोटोटाइप बनाया जाता है। टेस्टिंग के लिए? हाँ, शायद 2 या 3 डिब्बों वाली एक छोटी सी ट्रेन जिसे किसी बंद ट्रैक पर चुपचाप टेस्ट किया जाए। लेकिन यहाँ स्रोतों में जो जानकारी सामने आ रही है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बिल्कुल, और वो कहानी बहुत दिलचस्प है। मेक इन इंडिया पहल के तहत चेन्नई की जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, यानी ICF, जी, उसने सीधा 10 कोच वाला एक विशाल ट्रेन सेट बना डाला है। जी हाँ। और ये बात इसे सिर्फ एक तकनीकी प्रयोग से निकालकर एक बहुत बड़े औद्योगिक कदम में बदल देती है। लेकिन क्या ये एक बहुत बड़ा जुआ नहीं है? मतलब पहली बार में 10 कोच का विशालकाय मॉडल? देखने में ऐसा लग सकता है। क्या एक नई तकनीक के लिए एक छोटा प्रोटोटाइप बनाना ज्यादा सुरक्षित नहीं होता? ये एक बहुत ही जायज संदेह है। आमतौर पर सुरक्षित रास्ता वही होता जो आपने बताया, लेकिन भारत ने यहाँ जो फैसला लिया है उसके पीछे एक गहरी रणनीति है। इसे सीधे 10 कोच के पैमाने पर बनाने का मतलब ये है कि भारत इस तकनीक को सिर्फ किसी म्यूजियम या दिखावे के लिए तैयार नहीं कर रहा है। अच्छा, इसे भारतीय रेलवे की विशाल और वास्तविक जरूरतों के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका कुल पावर आउटपुट 2400 किलोवाट है, जो 2 ड्राइविंग पावर कारों से आता है। बाप रे, 2400 किलोवाट? हाँ, इतनी ताकत एक छोटे प्रोटोटाइप में टेस्ट नहीं की जा सकती। ये एक साहसिक वैश्विक बेंचमार्क है। मतलब अगर ऐसे टेस्ट करना ही है तो असली पैमाने पे करो। ठीक यही बात है। और इसमें एक और बहुत बड़ा तकनीकी पेच है जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे जर्मनी या अन्य देशों में जो हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं, वे स्टैंडर्ड गेज पर बनी हैं। स्टैंडर्ड गेज। जिसमें पटरियों के बीच की दूरी कम होती है। लेकिन भारतीय रेलवे का जो मुख्य नेटवर्क है वो पूरी तरह से ब्रॉड गेज पर आधारित है। ओहो, तो क्या हम बाहर से बनी बनाई ट्रेन खरीद कर यहाँ नहीं चला सकते थे? बिल्कुल नहीं। ब्रॉड गेज का मतलब है कि ट्रेन के डिब्बे ज्यादा चौड़े होंगे, उनका वजन बहुत ज्यादा होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बिल्कुल अलग होगा। चौड़ाई और वजन की वजह से। बिल्कुल। जब आप छत पर या डिब्बों के नीचे भारी भरकम हाइड्रोजन टैंक और फ्यूल सेल लगाते हैं तो पूरी ट्रेन का संतुलन बदल जाता है। तो मतलब भारत ने विदेशी तकनीक को ज्यों का त्यों कॉपी नहीं किया है? एकदम नहीं। उन्होंने विशेष रूप से ब्रॉड गेज के वजन और चौड़ाई के हिसाब से इसे बिल्कुल बुनियादी स्तर से डिजाइन किया है। ये तो वाकई इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा सिरदर्द रहा होगा। चौड़ी पटरियां, भारी डिब्बे और ऊपर से छत पे रखे हुए हाइड्रोजन के उच्च दबाव वाले टैंक। सिरदर्द तो है, लेकिन इसका समाधान भी निकाला गया है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, एक विशाल और शांत ट्रेन कागज पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अमन, असली दुनिया की पटरियां कागज जैसी चिकनी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। जब ये 10 कोच का भारी भरकम ढांचा असली पटरियों पर दौड़ेगा तो क्या होगा? इसका वजन और संतुलन कैसे काम करेगा? और यहीं पर इस मशीन की सबसे कड़ी असली परीक्षा शुरू होती है। कोई भी ट्रेन सीधे यात्रियों को लेकर नहीं चल सकती। तो अभी क्या हो रहा है? फिलहाल हरियाणा के जींद सोनीपत कॉरिडोर पर इस ट्रेन का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और वहां अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन, जिसे हम RDSO कहते हैं, एक बहुत ही जटिल परीक्षण कर रहा है, जिसे ऑसिलेशन ट्रायल कहा जाता है। जी हाँ, ऑसिलेशन ट्रायल। हाँ। रेलगाड़ियों की दुनिया में ये सड़क योग्यता या रोड वर्दीनेस जांचने का एक स्ट्रेस टेस्ट होता है। ऑसिलेशन ट्रायल, इससे मैं थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, बताइए। जैसे किसी अशांत या टर्ब्यूलेंट हवाई यात्रा के दौरान विमान को भयानक झटके सहने पड़ते हैं और ये देखा जाता है कि मशीन झटके कैसे सहती है। मुझे लगता है ये ट्रायल भी वैसा ही है। ये तुलना काफी हद तक सही है। इस ट्रायल में मुख्य रूप से 3 बहुत ही तकनीकी चीजों को जांचा जाता है। वो 3 चीजें क्या हैं? पहला है डायनामिक स्टेबिलिटी।
जब एक भारी ट्रेन तेज गति से दौड़ती है तो पटरियों की मामूली सी खामी से भी ट्रेन हिलने या कांपने लग सकती है। तेज गति पर। डायनामिक स्टेबिलिटी ये सुनिश्चित करती है कि ट्रेन का सस्पेंशन हर हाल में पटरियों से चिपका रहे और वो पटरी से न उतरे। सुरक्षा के लिहाज से ये तो सबसे जरूरी है। और दूसरा पहलू? दूसरा है ट्रैक इंटरैक्शन। जैसा कि हमने कहा, ब्रॉड गेज पर ये एक बिल्कुल नए तरह का वजन है। हाँ, टैंकों और फ्यूल सेल का वजन। तो इंजीनियरों को ये जांचना होता है कि ये नया वजन पटरियों पर कैसे असर डाल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नया सिस्टम पटरियों को ही नुकसान पहुंचा रहा हो। और तीसरा हिस्सा है राइड इंडेक्स। ये उन लोगों के आराम के लिए है जो अंदर बैठेंगे। इसमें सेंसर्स लगाकर ये मापा जाता है कि ट्रेन में लैटरल और वर्टिकल एक्सेलरेशन यानी दाएं बाएं और ऊपर नीचे के झटके कितने लग रहे हैं। मतलब सफर इतना आरामदायक होना चाहिए कि चाय छलक कर गिरे नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन अमन, इस पूरी टेस्टिंग प्रक्रिया में एक और बात है जो मुझे बहुत हैरान करती है। वो क्या? देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक ट्रेनों की बात करते हैं तो सिस्टम बहुत सीधा लगता है। पटरियों के ऊपर बिजली के तार बिछाओ, ट्रेन को तारों से जोड़ो और वो चलने लगेगी। सही कह रहे हैं। लेकिन इन हाइड्रोजन ट्रेन के ट्रायल के लिए मैंने पढ़ा कि जींद में एक समर्पित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र यानी एक डेडिकेटेड हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया है। जी हाँ, बनाया गया है। तो मेरा सवाल यह है कि सिर्फ एक ट्रेन का टेस्ट करने के लिए पूरा का पूरा नया प्लांट क्यों खड़ा किया जा रहा है? ये सवाल इस पूरी तकनीक के सबसे बड़े कैच को सामने लाता है। कैच मतलब कोई चुनौती है? हाँ, हाइड्रोजन तकनीक की यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसे ओवरहेड तारों की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इसे अपने फ्यूलिंग स्टेशन खुद चाहिए होते हैं। असल में हाइड्रोजन को ट्रकों में भरकर दूर दूर तक ले जाना बहुत मुश्किल और खतरनाक है। तो मतलब इसे वहीं बनाना पड़ता है जहां इसका इस्तेमाल हो। बिल्कुल। इसीलिए जींद में वो प्लांट लगा है। ये विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड ऊर्जा का एक बेहतरीन उदाहरण है। जहां ट्रेन रुकेगी वहीं उसका ईंधन बनेगा। लेकिन फिर एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? अगर इसके लिए नए प्लांट बनाने ही पड़ रहे हैं तो सिर्फ तारों वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन ही हर जगह क्यों नहीं चला देते? ये तो कोई भी सोच सकता है। मतलब जब हम पटरियों के ऊपर तार बिछाई रहे हैं तो ये हाइड्रोजन का नया झमेला क्यों? क्या हमारा लक्ष्य इलेक्ट्रिक ट्रेनों को हटाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये तकनीक इलेक्ट्रिक नेटवर्क से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही है। इसका रणनीतिक लक्ष्य बिल्कुल अलग है। तो फिर इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है उन रास्तों को डीकार्बनाइज करना जो गैर विद्युतीकृत यानी नॉन इलेक्ट्रिफाइड है। अच्छा, जहां तार नहीं है। हाँ, सोचिए देश में ऐसे कई कठिन भौगोलिक इलाके हैं, पहाड़, घने जंगल, जहां पारंपरिक विद्युतीकरण करना यानी खंभे और तार लगाना बहुत ही ज्यादा महंगा और मुश्किल है। ओह, तो मतलब हमारा लक्ष्य इलेक्ट्रिक ट्रेनों को हटाना नहीं है बल्कि उन पुरानी डीजल ट्रेनों को हटाना है जो उन रास्तों पर चलती हैं जहां बिजली के तार नहीं पहुंच सकते। एकदम सटीक। आपने बिल्कुल सही डॉट कनेक्ट किया। जहां तार जा सकते हैं वहां इलेक्ट्रिक ट्रेनें ही चलेंगी, लेकिन बाकी जगहों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन सबसे अच्छा विकल्प है। तो ये दोनों तकनीकें एक दूसरे की पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं। बिल्कुल पूरक है। और इसका एक बहुत बड़ा वैश्विक संदर्भ भी है। इस सफलता के साथ भारत अब हाइड्रोजन क्लब में शामिल हो गया है। हाइड्रोजन क्लब, ये क्या है? यह उन गिने चुने देशों का समूह है जिनके पास ये तकनीक है, जैसे जर्मनी, जिसने वाणिज्यिक हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला पहला देश बनने का गौरव हासिल किया। इसके अलावा जापान और चीन। और अब भारत। हाँ, लेकिन भारत की एंट्री में एक खास बात है। वो क्या? भारत ने इसे ब्रॉड गेज सिस्टम के लिए बनाया है और दुनिया के कई विकासशील देशों में जैसे अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका में ब्रॉड गेज का ही इस्तेमाल होता है। अरे वाह! तो इसका मतलब ये है कि ये सफलता भारत को भविष्य में उन विकासशील देशों के लिए ग्रीन रेल तकनीक का एक संभावित निर्यातक यानी एक्सपोर्टर बना सकती है। ये तो पूरी तरह से गेम चेंजर है। मतलब अब तक भारत तकनीक का आयात करता था और अब वो ब्रॉड गेज देशों के लिए एक वैश्विक तकनीक निर्यातक बन सकता है। बिल्कुल। और यही इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा आर्थिक और कूटनीतिक पहलू है। वाकई ये बहुत ही शानदार है। अगर आज के इस पूरे विश्लेषण का सारांश निकालें तो ये सफर बहुत ही अद्भुत रहा है। बिल्कुल। कैसे एक फ्यूल सेल के अंदर की शांत रासायनिक प्रक्रिया से लेकर सीधे 10 कोच के स्वदेशी ब्रॉड गेज ट्रेन सेट तक का सफर तय हुआ। और फिर हरियाणा में उसके कड़े परीक्षण। हाँ, और अंत में वैश्विक हाइड्रोजन क्लब में भारत की एंट्री। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल एक नई ट्रेन की बात नहीं है। सही कहा। ये आत्मनिर्भर और स्वच्छ जन परिवहन यानी मास ट्रांजिट,
कि भविष्य की एक बहुत ही स्पष्ट झलक है। बिल्कुल। और हम इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प विचार मेरे मन में आ रहा है। अच्छा, क्या विचार है? देखिए, हमने बात की कि ये ट्रेन केवल शुद्ध पानी की भाप यानी H2O छोड़ती है। हाँ, बिल्कुल। तो जरा सोचिए, जब भविष्य में ऐसी हजारों ट्रेनें पूरे देश के नेटवर्क पर एक साथ दौड़ेंगी, तो क्या इस भारी मात्रा में निकलने वाली शुद्ध भाप को जमा करके ट्रेन के ही किसी आंतरिक काम में लिया जा सकेगा? अरे, ये तो बहुत ही शानदार आइडिया है ना? या फिर मान लीजिए, अगर ये भाप यूं ही पटरियों पर छोड़ी जाती रही, तो क्या ये पटरियों के आसपास की सूक्ष्म जलवायु, जिसे माइक्रोक्लाइमेट कहते हैं, उसे किसी दिलचस्प तरीके से प्रभावित करेगी? क्या पटरियों के आसपास ज्यादा नमी या हरियाली देखने को मिलेगी? ये सोचना वाकई पर्यावरण विज्ञान का एक नया पहलू है। बिल्कुल। जब हम पुरानी चीजों को नए नजरिए से देखते हैं, तो ऐसे ही दिलचस्प सवाल सामने आते हैं। और इन्हीं सवालों से भविष्य की नींव रखी जाती है। एकदम सही। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इन नई तकनीकों को समझने की जिज्ञासा हम सबको यूं ही बनाए रखनी चाहिए। बिल्कुल। इस डीप डाइव को सुनने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह गहराई से सीखते रहिए और नई चीजों की तह तक जाते रहिए।